अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 4 की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख ली थी। हमने देख लिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या है, कि शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज कैसे करना है। दूसरा हमने देख लिया था कि किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद हमने बात की थी कि जितने भी बिजनेस एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिर हमने बात की थी कि कंपनी के एसेट को फाइनेंस करने के लिए आपके पास बहुत सारे फाइनेंसिंग मेथड्स होते हैं। जैसे कि आपके पास आप लीज कर सकते हो एसेट को, आप लोन लेकर परचेज कर सकते हो, आप इंस्टॉलमेंट परचेज कर सकते हो, आप उसे शेयर से परचेज कर सकते हो, डिबेंचर से परचेज कर सकते हो, या कैश पे परचेज कर सकते हो, या रिटेन अर्निंग यूज कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मौजूद हैं जो कि इस चैप्टर के आगे हम डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज कि आप कंपनी के एसेट को फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे फाइनेंसिंग मेथड्स हैं, उसमें से किसी एक को चूज कर सकते हो। चूज करते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमाइज करे, ना कि वो डी ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनके बहुत सारे रोल्स होते हैं। अब उसमें यह क्या रोल होता है कि उनके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उनके पास इनोवेशन होना चाहिए, उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि उनको इंडस्ट्रीज की नॉलेज होती है, उनको बिजनेस की नॉलेज होती है। वो चार्टर्ड फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, सीएफओज होते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। अब वो नॉर्मल अकाउंटेंट्स नहीं है, वो नंबर क्रंचिंग नहीं कर रहे। तो उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो क्या है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। वो किस तरीके से करेंगे, तीन काम करके। फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, अपने फाइनेंसेस को प्लान करेंगे, जो भी रेवेन्यूज उनको प्रोजेक्ट करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस उनको प्रोजेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ वो क्या करेंगे कि जो भी उनको फ्यूचर में फाइनेंस चाहिए उसको क्या करेंगे, हाँ प्लान कर लेंगे। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे मौजूद हैं तो आप क्या करोगे कि उसको बिजनेस में नहीं रखोगे, आप बिजनेस में उतने ही पैसे मेंटेन करते हो जितनी लिक्विडिटी चाहिए होती है। उससे ज्यादा जो भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं आप उसको इन्वेस्ट कर लेते हो किन बिजनेसेस में, जहां पे आपको हाई रिटर्न आ रहा होता है। लास्ट बात यह है कि आपके पास फाइनेंसिंग हो रही होती है। दो किस्म की फाइनेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन सी फाइनेंस होती है कि जिसमें आपकी पेमेंट ऑब्लिगेशन एक साल के अंदर ही आ जाती है, आप एक साल के अंदर अंदर पैसे वापस कर देते हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन सी फाइनेंस होती है कि जिसमें आपकी पेमेंट ऑब्लिगेशन या तो एक साल से ज्यादा हो या फिर पेमेंट ऑब्लिगेशन हो ही नहीं। यानी कि एक बात कर रहा हूं डेट कैपिटल की और एक बात कर रहा हूं इक्विटी कैपिटल की। कि इक्विटी फाइनेंस में आपके पास फ्यूचर में पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं बनती है, लेकिन डेट कैपिटल के अंदर आपके पास पेमेंट ऑब्लिगेशन बनती है। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो पेमेंट ऑब्लिगेशन एक साल के बाद बनेगी। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल देख लेते हैं। सॉरी, विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल को हमने पढ़ लिया था। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। मैं आपको लिखवा नहीं रहा, बस सुनते रहे क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मौजूद हैं। नंबर वन, डेट कैपिटल का एडवांटेज। जब आप डेट फाइनेंस की तरफ जाते हो तो जिस बंदे से आप पैसे लेते हो वो आपके बिजनेस का लेंडर बन जाता है। आप बोरोवर, वो लेंडर, वो आपका क्रेडिटर है। तो यहाँ पे वो आपके बिजनेस का ओनर नहीं है, तो आपके बिजनेस की जो ओनरशिप है वो इंटेक्ट रहती है। लेकिन इक्विटी कैपिटल में क्या होता है कि आप जब लोगों को शेयर्स ऑफर करते हो तो वो शेयर्स परचेज करने के बाद आपके कंपनी के ओनर बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। वहां पे आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है, वोटिंग राइट जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, कम हो जाता है। सही है। तो डेट कैपिटल का जो एडवांटेज है वो इक्विटी कैपिटल का डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती डेट कैपिटल में, इक्विटी कैपिटल में ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। तो अक्सर लोग डेट कैपिटल की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि अपनी ओनरशिप को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, वो किसी और को ओनर नहीं बनाना चाहते। फिर अगर मैं इक्विटी कैपिटल की बात करूं तो उसका एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपके पास पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती, ना ही आपको इंटरेस्ट पे करना होता पीरियोडिक, ना ही आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी होती है मेच्योरिटी पे। सही है। लेकिन यही डिसएडवांटेज बन जाता है डेट कैपिटल का, कि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी होती है और साथ में पीरियोडिक इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो एक फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशन है तो डिसएडवांटेज हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो पेमेंट ऑब्लिगेशन है ना, ये एक तरीके से एडवांटेज बन जाएगा डेट कैपिटल का। कैसे कि वो जो आपके पास पेमेंट ऑब्लिगेशन है वो प्रेडिक्टेड है, जबकि पास कैश आउटफ्लो वो प्रेडिक्टेड है। भाई मुझे पता है कि मुझे 3 साल तक इंटरेस्ट पे करना है 10%, तो उस 10% के हिसाब से वो अमाउंट मैं डे वन पे ही निकाल के रख दूंगा। हमारे घर के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें पता होते होंगे ही, जैसे रेंट, जैसे कि यूटिलिटी, और बहुत सारे राशन के खर्चे। तो क्या करते हैं घर वाले, उन खर्चों को पहले ही माइनस कर लेते हैं, स्कूल के बिल्स। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही माइनस कर लिए क्योंकि उनको पता है पे करना ही है। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा ही, वो पहले से लेकर रख लेते हैं, तो प्रेडिक्टेबल कैश आउटफ्लो हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इक्विटी फाइनेंस में आपको ये बात पता है कि आप अगर चाहो तो डिविडेंड दो और आप चाहो तो डिविडेंड ना दो। डिविडेंड फिर याद दिला दूं, वो प्रॉफिट्स होते हैं
जो कंपनी में अगर डिवाइड कर दिए जाए शेयर होल्डर्स तो डिविडेंड, और अगर उसको रिटेन कर लिया था तो रिटेन रिटेन। तो आपकी मर्जी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी है कि वो चाहे तो डिविडेंड दे दें, चाहे उसको रिटेन कर लें। लेकिन मसला सारा ये है कि अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम तक डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर होल्डर्स की हट जाएगी। अब वो क्या करेंगे कि कंपनी के खिलाफ वोटिंग करना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से आपकी कंपनी के ऑपरेशंस खराब हो जाएंगे। तो कभी कभी आप ना चाहते हुए भी क्या करते हो, डिविडेंड अनाउंस कर देते हो। ये कैश आउटफ्लो प्रेडिक्टेड नहीं था, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब एक खर्चा जो कि हर महीने आ रहा है मुझे इतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन एक खर्चा जो कि साल में एक दफा आ रहा है लेकिन मुझे पता नहीं था, वो बड़ा डिस्टर्ब करता है। सही, तो डिसएडवांटेज हो गया, साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज है ये, सही है। तो अब आपको डेट फाइनेंस के दो एडवांटेजेस पता चल गए, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है, और कैश आउटफ्लो जो आपके पास वो होते हैं प्रेडिक्टेड होते हैं। और इक्विटी फाइनेंस की बात करें तो उसका हमने एक एडवांटेज देखा, यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल अमाउंट की। और उसका एक डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया क्या, कि यहाँ पे जो कैश आउटफ्लो होते हैं वो प्रेडिक्टेड नहीं होते हैं। याद रखना, डेट कैपिटल की कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी इस पर आप इंटरेस्ट, जो भी आप डिविडेंड या कोई भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हो, तो पैसे के ऊपर जो पैसे देते हो क्या कहलाता है, कॉस्ट। तो डेट कैपिटल की कॉस्ट कम होती है इक्विटी कैपिटल से, डेट कैपिटल की कॉस्ट कम होती है इक्विटी कैपिटल से। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक सिंपल फैक्टर क्या है, वो ये है कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। यानी कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना कम हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना कम हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितना कम प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उतना ही टैक्स की अमाउंट होगी, क्योंकि परसेंटेज किस पे लगती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा होगा तो परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट ज्यादा बनेगी टैक्स की। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होगा तो परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा, टैक्स की अमाउंट कम बनेगी, क्योंकि परसेंटेज तो सेम है। 1% ज्यादा अमाउंट पे लगाओगे तो अमाउंट ज्यादा आएगी, 1% कम अमाउंट पे लगाओगे तो अमाउंट कम आएगी। अब आपके पास जब टैक्स कम लगा और आपने टैक्स को माइनस कर दिया, आपके पास हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा तो जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा आ रहा होगा, और जहां पे डिविडेंड होगा वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड को माइनस करने के बाद कोई टैक्स की अमाउंट नहीं लगती है, ना टैक्स की अमाउंट बनती है, ना कम होती ना ज्यादा होती। तो डिविडेंड का टैक्स के ऊपर जीरो इंपैक्ट है, इंटरेस्ट का टैक्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट है, मुझे फायदा हो रहा है। तो इंटरेस्ट एडवांटेज हो गया, डिविडेंड डिसएडवांटेज हो गया। तो डेट की कॉस्ट कम होती है, और जो आपके पास इक्विटी की कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। एक तो ये इंटरेस्ट की वजह से, एक साइकोलॉजी की वजह से कि ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है, और जो है वो वोटिंग कर सकते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इक्विटी फाइनेंस की कॉस्ट ज्यादा होती है, डेट फाइनेंस की कॉस्ट कम होती है। ये आपके पास मैंने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस के। सर अगर इक्विटी फाइनेंस इतना ही बुरा है क्योंकि ज्यादा डिसएडवांटेज नजर आए, तो व्हाई डू पीपल गो फॉर इक्विटी फाइनेंस? देखो, क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए। एक बंदा सिर्फ डेट पे खेलेगा ना तो हर दूसरा बंदा बताएगा, बोलेगा यार ये पूरा बिजनेस उधार पे चल रहा है। कल को अगर ये क्रम्बल करता है ना तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे देने के लिए कहीं से सोर्सेज मौजूद ही नहीं होंगे। तो जो डेट फाइनेंस पे ही चलते हैं तो रिस्की बिजनेस हो जाता है, इतना रिस्की कि शायद फेल कर जाए। इक्विटी फाइनेंस आपको क्या कर देती है, एक एक डाइवर्सिटी दे देती है कि डेट फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए इक्विटी फाइनेंस भी मौजूद है। तुम्हें डेट फाइनेंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ आ गए, तुम्हें इक्विटी फाइनेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ आ गए। उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, और एनोटेशन हो गई भाई, आगे बढ़ते हैं। सही है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सबसे पहले आपके पास आ रहा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरफ हम क्यों जाते हैं, कभी कभी हमें शॉर्ट टर्म एसेट एक्वायर करना होता है, तो उसको मैच करने के लिए हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि वर्किंग कैपिटल का कोई पार्ट बनाना हो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल जो कि फौरन से खत्म हो जाता है। जैसे कि मुझे सप्लाईज परचेज करनी है, जैसे कि मुझे इन्वेंट्री परचेज करनी है, या कोई शॉर्ट टर्म एसेट कोई मुझे प्री पेमेंट करनी है मंथली या वीकली या एनुअली। तो मैं क्या करता हूँ कि उसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस करता हूँ, लोन वगैरह लेता हूँ, और उसको मैं एक साल के अंदर वापस कर देता हूँ, तो मेरी जो शॉर्ट टर्म नीड होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, ये कुछ आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस मौजूद है, जैसे कि ट्रेड क्रेडिट, जिसका दूसरा नाम क्या है, अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, ऑपरेटिंग लीज, फैक्टोरिंग और डिस्काउंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड क्रेडिट की। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपका एक बिजनेस है, आपके पास एक क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि यार तुम ना मुझे जल्दी से जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना उसके 1000 यूनिट बना के दे दो, मैं एक महीने में मुझे बना के दो, मैं तुम्हें एक महीने के एंड में पेमेंट दूंगा बड़ी। आपने बोला जबरदस्त, अच्छा खासा काम है, पेमेंट आ रही है। आप गए वो उसके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, उसने बोला कि यार अभी तो नहीं बना सकता, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है।
आप परचेज डिपार्टमेंट के पास गए, बोला रॉ मटेरियल क्यों नहीं है, परचेज कर लो, उसने बोला पैसे ही नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं होंगे और तुम क्लाइंट को मना कर दो कि यार पैसे नहीं है, तो एक काम करो कि अभी प्रोजेक्ट जाने दो, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। बिजनेस में चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर कि बिजनेस कंटिन्यूटी से चलना चाहिए। जरा सा बिजनेस में पॉज आता है ना, कोई नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये बिजनेस की नेचर है, कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। भाई एक बंदा फॉर एग्जाम्पल अगर तंदूर खोल के बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जितना तंदूर जलेगा, जितनी रोटियां बनेगी उतनी बिकेंगी। बिकना सेकेंडरी है, पहले बने तो सही। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं यार हमें तो गैस नहीं आ रही है, तंदूर बंद करना पड़ेगा, या हमारे पास आटा नहीं है, फला नहीं है, तो जितना तंदूर बंद रहेगा उतना आपका बिजनेस खराब जाएगा। सिमिलरली जो स्टेशनरी वाले होते हैं, जो फोटोकॉपियर होते हैं, उनकी मशीन जितना चलेगी, जितने वो प्रिंट निकालेगी, उतना तो फायदा देगी। जितना वो बंद रहेगी उतना आपको नुकसान होगा। तो कंटिन्यूटी से बिजनेस चलना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे मैं मना कर दूं कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बना के नहीं दे सकता, मैं मना नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सप्लायर के पास जाऊंगा। मैं सप्लायर को कहूंगा कि यार तुम मुझे उधार पे सामान बेचो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, अपने क्लाइंट को बेचूंगा, क्लाइंट मुझे 1 महीने के बाद पैसे वापस कर देगा। जैसे ही पैसे वापस करेगा मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तो उससे बोला ठीक है, डन है। क्योंकि बिजनेस प्रैक्टिस होती है, सप्लायर से यूजुअली क्या करते हैं, क्रेडिट पे सामान परचेज करते हैं। तो एक बात सुनो, कि जहां पे मैंने किसी से उधार पे सामान परचेज किया, अब मैं उसे 1 हफ्ते के बाद पेमेंट करूं, 1 महीने के बाद पेमेंट करूं, 3 महीने के बाद पेमेंट करूं, पेमेंट हो रही है फ्यूचर में। तो फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशन बन रही है डेट फाइनेंस। लेकिन फ्यूचर कितना जल्दी है, 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने, तो शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो गया, शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस। समझ आ गया। इसके अपने कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1, इसकी कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। भाई मैं सप्लायर के पास गया, मैंने उसको बोला ठीक है तो मुझे उधार पे सामान बेच दो, तो उसने मुझे थोड़ी बोला था कि मैं तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बिजनेस में यूजुअली सप्लायर्स इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, बोलते ठीक है बाद में पैसे दे देना। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो ये पहला आपके पास एक वाहिद सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें ऐसा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती है, कोई आपको इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना होता है। हमने तो नहीं देखा, कभी कभी कहीं ना कहीं हो सकता होगा, हो जाता होगा, यूजुअली नहीं होता। दूसरा एडवांटेज, इसमें कुछ कोलेटरल नहीं रखवाना पड़ता। हम कोई चीज गिरवी नहीं रखवाते, हम किसी से कोई चीज उधार लेके जाते हैं, हम उसको 2 दिन बाद पैसे वापस दे जाते हैं, ठीक है। तो कोई कोलेटरल नहीं होता है सच। तीसरा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन एज सच नहीं होती है, कोई लिखत पढ़त नहीं होती है सच। और इसका एक एडवांटेज ये है कि आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है टेम्परेरीली। मेरी जेब में पैसे नहीं, मैं फिर भी परचेज कर पा रहा हूँ, उसका मतलब है मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। और लास्ट में ये है कि आपके जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं उनका फ्लो कंटिन्यूस हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। एडवांटेजेस समझ आ गए। डिसएडवांटेज क्या होंगे, कि लोगों को आदत लग जाती है उधार लेने की। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर आपको कोई कैश डिस्काउंट मिल रहा है कि भाई कैश पे तुम परचेज कर लो, मैं तुम्हें 20% ऑफ दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ कैश नहीं दे सकता भाई, तो बोलेगा ठीक है तुम बाद में पे करना, लेकिन पूरा पैसे पे करना, कोई आपको डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अकाउंट्स पेबल आपको शीट्स बनानी पड़ेगी, आपको जर्नल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको अकाउंटेंट वगैरह, एक्सपर्ट वगैरह रखने पड़ेंगे, कोई ना कोई रिसोर्स रखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे पहली लाइन पढ़ रहा हूँ सिर्फ, कह रहा है कि अकाउंट्स पेबल आर अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स और सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बट हैव नॉट येट बीन पेड। ये होता है ड्यू ऑन वेंडर्स। सही है, कह रहा है कि ये जो आपके पास अकाउंट्स पेबल है, ये वो अमाउंट है जो कि किसी वेंडर या सप्लायर की तरफ ड्यू होती है, सही, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो अक्वायर तो कर ली गई है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की गई है। सही है। जनरली क्या है, ये अनसिक्योर्ड मोड ऑफ फाइनेंस, अनसिक्योर्ड मतलब है कि कोलेटरल नहीं रखना पड़ता, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस देख लो क्या है, कि बिजनेस का फ्लो जो है स्मूथ हो जाता है, परचेसिंग पावर इंक्रीज कर जाती है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, कोई कोलेटरल पे नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज ये है, क्रेडिट मांगने की हैबिट बन जाती है। दूसरा ये है कि कोई कैश डिस्काउंट है, वो इंसेंटिव खत्म हो जाता है, और लास्ट में ये एडिशनल कॉस्ट आ जाती है अकाउंट्स पेबल पर्सनल को मेंटेन करने की। बैंक लोन सिंपल है, इसकी कहानी सुन लो, तुम्हें बात पता है क्या होता है। भाई मैं बैंक के पास गया, मैंने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, जो भी उसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे मैंने उसको दे दी। अब वो मुझे कह रहा है कि ठीक है तुम्हें कितना लोन चाहिए, मैंने कहा मुझे 10 महीने के लिए 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। उसने कैलकुलेट किया, अपने जो भी फॉर्मूला लगाया, उसने बोला कि भाई 10 महीने के हिसाब से 1 लाख रुपए पे हम इतना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि अमाउंट पे बनता है 10,000। तो मुझे 10 महीने के बाद 10 लाख, सॉरी 1,10,000 रुपये वापस करोगे। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला कि रुको, हमारी कंपनी की पॉलिसी होती है कि एक बंदा जो लोन लेता है उस पर 50% उसे कोलेटरल रखना पड़ता है। तो मैंने बोला कि मुझे कितना रखना पड़ेगा उसमें, 55,000 रुपीज का, या 50,500 रुपीज का, क्योंकि आपने जो है ना 1,10,000 रुपये वापस करने, तो आप इतना मुझे कोलेटरल दोगे। मैंने बोला ठीक है मैं आपको कोलेटरल दे देता हूँ। तो मेरे पास एक बाइक मौजूद थी जिसकी मार्केट वैल्यू 1,60,000 रुपये की थी, मैंने उसको कोलेटरल रखवा दी।
और मैं लोन लेके चले गया, 10 महीने के बाद मैंने उसको 1 लाख रुपए और 10,000 रुपए वापस कर दिए, और अपनी बाइक मैंने कोलेटरल हटवा ली, बैंक लोन। यही होता है बैंक लोन, कोई नई चीज तो नहीं है इसमें। अब यही लोन अगर आप 1 साल से ज्यादा ले जाओ तो वो टर्म लोन कहलाता है, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में चले जाए। और अगर यही लोन अगर आप 1 साल से कम ले रहे हो तो उसको बैंक लोन कहते हैं। हाँ हाँ, एग्रीमेंट है ना। अब यूजुअली यही होता है कि अगर कोई एग्रीमेंट को ऑनर नहीं करता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब एग्रीमेंट को अगर कोई ऑनर नहीं कर रहा है तो फिर वो तो केस जाएगा कोर्ट में, तो वो हम बिजनेस लॉ के अंदर देख लेंगे। लेकिन नॉर्मल क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा नहीं कर रहे हैं मसले मसाइल, वो आपको आपकी कोलेटरल वापस कर देता है, तो सिंपल उन्होंने एग्रीमेंट को ऑनर कर दिया। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि, जैसा ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने मुझे लोन दे दिया और शायद वो भोलेपन में, मासूमियत में उसने कोई कोलेटरल रखा ही नहीं, अब मैं उसको पैसे वापस नहीं करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका आंसर मुझे बिजनेस में नहीं मिलेगा, उसका आंसर मुझे लॉ में मिलेगा। कि वहां पे क्या होगा कि कानून उसको हेल्प करेगा कि भाई मुझसे पैसे निकलवा के दे। लेकिन अगर एक सिचुएशन है, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं हुए, मैं बैंकरप्ट हुआ, तो कानून क्या बोलेगा उस बंदे को कि तुम्हें सोचते हुए लोन देना चाहिए था, कि उस बंदे के पास तो कुछ था नहीं, कोलेटरल तुमने लिया नहीं उससे, तो अब उसका तो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया है, तो अब तुम्हें पैसे वापस नहीं कर सकता। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अच्छा, मुसफिरा के लिए जो बाइक रखवाई, वो लोग उसे यूज करते हैं या आपकी बाइक होगी, डॉक्यूमेंट उनके पास होंगे? डॉक्यूमेंट्स याद, डॉक्यूमेंट्स याद। और डिपेंड करता है केस टू केस, वैसे यूजुअली डॉक्यूमेंट्स की प्रैक्टिस है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये बंदा जो है ये चीज गायब कर सकता है, छुपा सकता है, तो वो क्या करते हैं कि डिमांड करते हैं। तो देखो ना, लोन देने वाले लेने वाले पे डिपेंड कर रहा है। एक लोन लेने वाला है, उसको पता है कि मैं इससे रिकवर कर लूंगा, तो वो बोलेगा भाई डॉक्यूमेंट रखवा दो। एक बंदा घबरा रहा है कि मैं इससे रिकवर नहीं कर सकूंगा, तो बोला बाइक खड़ी कर दो। जिसको लोन चाहिए, अगर वो एग्री करता है ठीक है भाई रखवा देता हूँ, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट। सही है, तो डॉक्यूमेंट यूजुअली रखवाए जाते हैं। अगर वो बंदा क्लेम कर रहा है कि भाई नहीं चीज रखवा दो, और दूसरे वाले बंदे के पास कोई चारा नहीं है, बोलता है पैसे चाहिए ही, तो वो चीज रखवा देगा। सही है। अच्छा, कंपनी की पॉलिसी ये है कि 20%, 20% कोलेट्रल है। सो 1 लाख का लोन लिया है तो गिरवी रखवाऊंगा ना। देखो मैं ये कह रहा हूँ ना, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कोई 20% रख रहा है, मेरी एग्जाम्पल मैंने 50% रखा था, तो अगर कोई बंदा 20% रखवा रहा है तो उसको 1,20,000 की चीज रखवानी पड़ेगी। एक बंदा कह रहा है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखवाऊं, क्योंकि एक जो जो चीज है वो अगर डी वैल्यू कर जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो कोलेट्रल रखवाया है वो 150% में रखवाया है, तो मुझे क्या करेगा, 1.5 लाख की चीज रखवा के जाएगा। अब मैंने मार्केट में जब जाके उसकी वैल्यू पूछी, क्योंकि डी वैल्यू कर गया, अब वो 1 साल के बाद पैसे वापस नहीं कर रहा, मैंने मार्केट में जाके पूछा, तो उसने बोला कि भाई 1 साल पहले तो 1.5 लाख रुपए की थी, अब ये हो चुकी है 1,30,000। इसके बाद 20 में डी वैल्यू कर गई है। तो मैं क्या करूंगा, उसको बेचने के बाद अपने 1,10,000 निकाल लूंगा। लेकिन सोचो कि मैंने चीज ही 1,20,000 की रखी हो और मुझे 1,10,000 वापस करने हो, लेने हो उससे, और पता चला मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो 90,000 हो गई, तो मैं बाकी के 20,000 कहाँ से रिकवर करूंगा? तो इसलिए लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। वो कैलकुलेशन कोई भी हो, इससे हमारा क्या लेना देना। हमें तो बस कानून पता होना चाहिए कि भाई बैंक लोन में क्या होता है। नंबर 1, कि आप बैंक से लोन लेते हो। नंबर 2, आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना था प्रोडक्ट। नंबर 3, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी पड़ती है। नंबर 4, आपको कोलेटरल लिखवाना पड़ता है। नंबर 5, इसमें लिखत पढ़त होते हैं। सही है, डन। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। बैंक से लिया हमने 1 लाख की, हमने तो 30% इंटरेस्ट है, हमने कोलेटरल 1,20,000 रखवा दे। तो अगर हम बैंक में ट्वेल्व नहीं पे कर पाते, बैंक में उस कोलेटरल को उससे मार्केट में जैसे हमने अपनी बाइक रखवाई के पास कोलेटरल लिखवा दी, हम नहीं पे कर पा रहे, बैंक उस बाइक को, तो बैंक जब बैंक पता क्या करेगी, फॉर एग्जांपल बैंक उसको बेचेगी, और बेचने के बाद वो पैसे ले लेगी जो तुम पे बनते थे, इसके ऊपर जो बेचने पे उसने एक्सपेंसेस इनकर किए, भाई एडवर्टाइजमेंट लगाई है, ख्वारी की है, वो भी वही तो बता रहा हूँ, तभी वो थोड़ी बड़ी चीज रखते हैं। फिर वो रिटर्न कर देंगे, जाहिर सी बात है, वो फिर कानूनी तौर पे होगा ना। वो फिर आपको जाहिर सी बात है, आप जाके कानून के पास बोलोगे कि भाई इसने मेरी 1.5 लाख रुपए की चीज रखी हुई है, ये पूरी रख के बैठा हुआ है, तो कानून बुलाएगा उसको, वो साबित करेगा कि भाई देखो ये 1,10,000 रुपए मुझे देने थे, मार्केट में गया हूँ तो इस चीज की वैल्यू जो है 1,30,000 रुपए, तो मैंने 1,10,000 रुपए अपने ले लिए, बाकी मैंने जो एडवर्टाइजमेंट लगाई है, लोगों को दौड़ाया है, तो उनको मैंने पैसे वैसे दिए हैं, तो मैंने 20,000 रुपए उसके रख लिए। तो कानून बोलेगा कि भाई देखो तुम्हारे हिसाब से जो तुमने कैलकुलेशन की ना 20,000 रुपए की, कानून कहता है कि फॉर एग्जाम्पल सही है, तो 1,30,000 रुपए उसके, कानून ने बोला मुझे लगता है 5,000 रुपए तुमने एक्स्ट्रा जो ना चार्ज किए, ये तुम्हारे बनते नहीं थे रिकवरी के वक्त में, तो कानून लेगा कि 5,000 उसको वापस कर दो, वो कानून डिसाइड कर लेगा, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना समझ आना चाहिए कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे अगर बनते होंगे उस बंदे के, तो वो बैंक वापस कर देगा। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी उसके हिसाब से क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबली लोन को यूज कर सकता है। बैंक आके इंटरवीन नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, एक वक्त पे कर सकता है। कब?
जब आपने एग्रीमेंट साइन किया था उसमें बैंक ने कुछ कैविएट लिखवा दिए थे, CAVEAT। कैविएट क्या होते हैं? वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो किसी भी चीज को यूज करने के लिए हम बनाते हैं। तो बैंक ने अगर एग्रीमेंट करते वक्त कुछ कैविएट डलवाए हुए हैं तो आपने उन कैविएट को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक ने कोई कैविएट नहीं डलवाए और आप अगर आपको अपना जो है ना लोन को यूज करो, बैंक आके बोलता है इस लोन को ऐसे नहीं ऐसे यूज करो, तो आप बोलोगे अपना काम करो। क्योंकि तुम लेंडर हो, तुम ओनर नहीं हो, तुम मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट की अमाउंट और प्रिंसिपल की अमाउंट टाइमली नहीं मिले तो तुम जो भी एक्शन करना है कर लेना, अभी आके पोक नहीं करो। सही है। और दूसरा ये है कि आपकी ओनरशिप और कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। डिसएडवांटेज ये है कि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिसएडवांटेज ये है कि डॉक्यूमेंटेशन होती है, डिसएडवांटेज ये कोलेटरल लगाना पड़ता है। सही हो गया। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट को भी पढ़ने से पहले इसको भी एक दफा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हर बार वाली एग्जाम्पल यूज करूंगा। आप गए एक बैंक के पास, आपने गए, एक बंदा गया बैंक के पास, उसका नाम है भोला। अब भोला जब गया बैंक के पास, उसने बोला कि बैंक मुझे ना 9 महीने के लिए 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। 9 महीने के लिए 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला ठीक है आपको लोन दे देंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे थे। बैंक ने बोला कोई मसला नहीं, आपको लोन दे देते हैं। अब भोला भोला था, उसने भोलेपन में बोल दिया कि यार अगर मुझे वो 3 महीने के बाद एक और लोन चाहिए वो मिल जाएगा 1 लाख का। अब बैंक चालाक है, बैंक ने बोला तुम्हें 3 महीने के बाद एक और लोन चाहिए? उसने बोला हाँ यार मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो बैंक ने बोला अभी ले लो 2 लाख रुपए। उसने बोला यार 3 महीने के बाद शायद जरूरत पड़े नहीं पड़े। तो बैंक ने बोला देखो 3 महीने के बाद तुम लोन लेने आते हो और मार्केट चेंज हो जाती है, तुम्हें लोन मिले ना मिले, अगर मिले तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तुम फंस जाओगे। तो भोले ने बोला बात तो सही है। तो बोले काम करो कि तुम अभी 2 लाख का लोन ले लो। अब वो इंस्टेंट 1 लाख की जगह 2 लाख का लोन लेके चले गए। अब क्या हुआ कि 9 महीने गुजर गए, उसने 1 लाख रुपए ही यूज किए और उसके बाद 1 लाख रुपए उसके बैंक में ही अंडे देते चले गए। अब 9 महीने के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो जो 2 लाख रुपए वापस करेगा जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 लाख रुपए बैंक में पड़े थे वापस कर दिए, 1 लाख रुपए उसने कहीं से गैदर करके वापस कर दिए, 2 लाख रुपए उसने प्रिंसिपल वापस कर दिया। इंटरेस्ट था 10% पर एनम, 10% पर एनम था। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए का 10% कितना बनता है? 20,000। तो 20,000 को हम डिवाइड बाई 12 करेंगे, मंथली इंटरेस्ट पे ले आएंगे और मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, तो 9 महीने पे इंटरेस्ट चले जाएगा। ये बन गया 15,000 रुपए। कितना बन गया? उसने 15,000 रुपए का इंटरेस्ट वापस कर दिया। अब भोले ने थोड़ा सोचा कि अगर मैं 1 लाख रुपए लेके जाता तो 1 लाख लेने के बाद मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना? 10,000 रुपए। उसमें मैं अगर 9 महीने में चेंज करता हो जाता 7,500 रुपए। मैंने 7,500 रुपए ऊपर इंटरेस्ट दे दिया है, जबकि मैंने वो अमाउंट तो यूज ही नहीं किए। मैं अगर यूज करता तो उस पर इंटरेस्ट देना बनता भी था। अब भोले ने जो है ना ये चालाकी सीख ली। अब वो गया बैंक के पास फिर, और अब उसने अपना नाम शनाख्ती कार्ड पे चेंज करा के रख दिया चालाकू खान। अब वो चालाकू खान बन के बैंक के पास गया, उसने बोला यार बैंक मुझे ना 1 लाख का लोन चाहिए, मैं 9 महीने बाद वापस कर दूं। तो बैंक पहचान गई तो भोला है। तो बैंक ने बोला कि यार तुम्हें फिर वापस से लोन चाहिए होगा, तुम 2 लाख का लोन ले लो। वो चालाकू खान था, सुना नहीं, मैं तुमसे 2 लाख का लोन ले लूंगा, मैं तुमसे 2 लाख तक का लोन लूंगा। बोले टक बिस्किट क्यों आ गया? बोले टक बिस्किट नहीं है, मैं तुमसे 2 लाख तक का लोन लूंगा मतलब ये है कि मैं तुमसे कमिटेड लाइन ऑफ एग्रीमेंट का एक एग्रीमेंट साइन करूंगा, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट का एक एग्रीमेंट साइन करूंगा। उस एग्रीमेंट में क्या होगा कि अभी से लेके अगले 9 महीने तक मैं तुमसे 2 लाख रुपए तक का लोन लूंगा। सही है। और 9 महीने के बाद जितने भी मैंने पैसे लिए होंगे मैं उस पर तुम्हें इंटरेस्ट पे कर दूंगा और तुम्हारे प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा। अब बैंक को समझ आ गया चालाक हो गया, तो बैंक ने अपनी असलियत दिखा दी, अपना असली रूप दिखा दिया। बैंक ने बोला इसमें तुम्हारा फायदा है, मेरा क्या फायदा? तो चालाकू खान बोला जब मैं बोला था तब तुमने मेरा फायदा नहीं देखा, लेकिन अब मैं अपना फायदा देख रहा हूं तो तुम्हें अपना फायदा याद आ रहा है। तो चालाकू खान ने बोला ठीक है जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे मैं इंटरेस्ट थोड़ा सा प्रीमियम लगा के दूंगा। मैं तुझे इंटरेस्ट 10% दे दूंगा, मैं तुझे 12% दे दूंगा। बैंक ने बोला चलो ठीक है ये भी सही है। बैंक ने बोला सही है, मैं तुमसे कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट साइन कर लेता हूं। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में एग्रीमेंट क्या है? अभी से लेकर 9 महीने तक तुम मुझसे 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे 9 महीने पूरे हो जाएंगे तुम मुझे जितनी भी अमाउंट लियोगी वो वापस करोगे, उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनता होगा वो वापस कर दोगे, इंटरेस्ट मैं तुमसे 12% लूंगा। सिंपल सा एग्रीमेंट। अब भोले ने क्या किया कि पहले महीने में 1 लाख रुपए निकलवा लिए, बोला बाकी 1 लाख रुपए मैं देख लूंगा कब निकलवाना। 1 लाख रुपए निकलवा ले। और यहां पे इस वाले एग्जाम्पल में उसने 1 रुपया भी यूज नहीं किया। अब 1 लाख रुपए निकलवाने के बाद क्या हुआ कि 9 महीने के बाद उसने वो 1 लाख रुपए वापस कर दिए। सही है, जो उसने यूज किए थे। उस 1 लाख रुपए पे वो क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा 12%। तो 1 लाख में बनता है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए को जब मैं 9 महीने पे लेके जाता हूँ कितना हो जाएगा? 9,000 रुपए। उसने 9,000 रुपए पे कर दिया। अब एक बंदा आर्ग्यू कर सकता है
कि उसने 1,500 रुपये ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, क्योंकि 2% ऊपर था ना। लेकिन आप 1,500 को नहीं देखो, आप ये देखो कि जो उसने पहले 15,000 रुपए पे किए थे, उस 15, हाँ, 15,000 रुपए पे किए थे, तो 15,000 रुपए में उसने यानी कि 6,000 रुपए ऊपर पे किए थे। यहाँ पे से जो 1,500 रुपए पे किया है, वो प्रीमियम पे किया है एक चीज को अपने पास रोकने के लिए। वो क्या चीज थी कि अगर मुझे 1,00,000 रुपए की अलग से जरूरत पड़ जाए तो मुझे बैंक के पास जाके फिर चेक चेक करने की जरूरत नहीं हो। मैं बैंक को बताऊंगा ये लो कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, मुझे मेरी दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दो। तो वो 2% मैंने इसको उस चीज के दिए हैं, एक तरीके से सर्विस चार्जेस दे दिए मैंने दूसरा लोन उठाने में, जो कि मैं उठा सकता था, जो कि मैं नहीं उठा सकता था, तो 6,000 रुपए मैंने कम दिए। दिस इज कॉल्ड कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। समझ आ गया कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में कोई मसला? इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 कि जितना आपको लोन चाहिए हो आप उतना ही अक्वायर करो। सही है। अगर आपने 2,00,000 रुपए की कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट की हुई है, अगर आपको यूज 50,000 रुपए करने हैं, आप 50,000 रुपए यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा लोन उठाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि जितना आप लोन उठा रहे हो उसी पे ही आप इंटरेस्ट पे करोगे। नंबर 2, इसमें एक बात नहीं लिखी हुई एडवांटेजेस में, जितने टाइम के लिए तुम लोन उठा रहे हो उतने टाइम के लिए तुम इंटरेस्ट पे करोगे। जैसे कि पहले 1,00,000 रुपए के लिए 9 महीने का इंटरेस्ट पे किया था, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा 1,00,000 रुपए उठाता 3 महीने के बाद, तो उस दूसरे 1,00,000 रुपए में 6 महीने का इंटरेस्ट पे करता। कैलकुलेशन क्या होती? जो भी इंटरेस्ट आता 12,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 नहीं होता, क्योंकि उसने 3 महीने के बाद लोन उठाया है और 9 महीने पे कर रहा है, तो इसका मतलब है वो 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेगा। तो इंटरेस्ट कितना पे करेगा? जितना लोन उठाया है। इंटरेस्ट कितना पे करेगा? जितने टाइम के लिए लोन उठाया। ये बात समझ आ गई? तो ये आपके पास, और हर बार जो सब्सिक्वेंट आप पैसे निकालने के लिए जाओगे तो लिखत पढ़त, पेपर वर्किंग, डॉक्यूमेंटेशन कम होगी। सही हो गया? कोई सवाल आया? सब्सिक्वेंट नहीं होगी, पहली बारी में होगी। अगली बार मैं कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा, बैंक बोलेगा हाँ तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है, अगली इंस्टॉलमेंट तुम ले लो मुझसे। बिल्कुल ऐसे ही शिजा, जितना जितना आपने अमाउंट ली हुई है उतना ही आप इंटरेस्ट पे करोगे। सही है। ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलता। सही है। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट क्या लॉन्ग टर्म में जा सकता था? आंसर इज यस। सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी कितना चले जाएगा? 2 साल। इससे ज्यादा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बैंक इतना टाइम अपना पैसे रोक के थोड़ी रखेगा। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज में बात लिखी, मैं उसको समझाता हूँ। गुड क्वेश्चन। देखो पहले तो लिखा है कि लार्ज बोरोइंग के लिए यूज नहीं होता। व्हाट इज लार्ज? कोई अमाउंट थोड़ी लिखी हुई। अब एक बंदे के लिए लार्ज 10,00,000 रुपए और एक अमीर तरीन इंसानों को 10,00,000 रुपए तो उसके लिए लार्ज कोई बड़ी अमाउंट होगी। तो देर इज नो डेफिनेशन ऑफ लार्ज। इसको मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं कि बैंक अपनी इतनी बड़ी अमाउंट को रोक नहीं सकता किसी एग्रीमेंट के लिए। बैंक तो चलता ही सूद पर है। अब एक बंदे ने बोल दिया कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट कर दो मेरे लिए 1 करोड़ रुपए का। अब वो आया पहले महीने, उसने 10,000 रुपए निकाले बोले कहा, "अबे पागल हो गया क्या? तेरे लिए 1 करोड़ रुपए रख के रखे हुए हैं, ये मैं किसी और को दे सकता हूं।" तो लार्ज बोरोइंग के लिए वो नहीं करेगा। 1,00,000, 2,00,000, 10 लाख मैक्सिमम, इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता वो लार्ज अमाउंट क्या है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। और दूसरा, लार्ज बोरोइंग का एक मतलब ये है कि लंबी बोरोइंग के लिए नहीं करता, कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, चलो 1.5 साल के लिए कर दिया, 1 साल के लिए कर दिया, 9 महीने के लिए कर दिया। ठीक है, लॉन्ग टर्म जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, इसलिए उनको शॉर्ट टर्म में ही पड़ते हैं। ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट यूजुअली ज्यादा होते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक डिसएडवांटेज है तो यहां आ जाता है। अब्दुल्ला कह रहे हैं ये भी करने की नीड क्या है? अगली बार दोबारा लोन लेना चाहिए तो दोबारा बैंक चले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते क्या? देखो अब्दुल राफिद, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम शायद यहाँ पे एक चीज समझे नहीं। मार्केट फ्लक्चुएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदा गया, अगली बार वो भोला था, वो भोला ही रहा। अगली बार उसने बैंक को बोलता कि नहीं बैंक, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं तुमसे जो है वो 1 लाख का ही लोन लूंगा, अगली बार मैं तुमसे कोई लोन नहीं लूंगा। अब उसने 1 लाख का लोन लिया 9 महीने का, और 3 महीने के बाद जेनवनली उसको नीड आ गई। उसको नीड आ गई यार, मुझे पैसे की जरूरत है। तो वो बैंक के पास जाएगा और बैंक बोलेगी कि देखो यार, मैंने तुम्हें कहा था कि लोन तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है, अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम्हें 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और बैंक के चेहरे पे खतरनाक सी स्माइल, गेम कर दिया उसके साथ। तो आगे जाके सच में फ्लक्चुएट कर सकती है, रिस्क क्यों लेना? तो इसलिए बेहतर है कमिट लेना क्रेडिट कार्ड। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक बंदा है, जैसे तुम कह रहे हो कि एक बंदा बैंक लोन पे खुश है, वो बैंक लोन कर लेगा, अलग अलग जगह जैसे उठा लेगा लोन। लेकिन एक बंदे के पास सच में प्रॉब्लम है, तो कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट एक सोल्यूशन मौजूद है जो कि वो यूज कर सकता है। बोला बैंक, बोला है ना, इसलिए सही है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। हाँ, उम्मीद है कि आपको ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। एक डिसएडवांटेज है जो कि सिर्फ लिखने की हद तक होता है, कि जितने भी ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं ना,
उसमें क्या कर सकता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अपने पास एक क्लॉज रखता है कि भाई हम जब भी चाहे अपने इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं, बगैर कोई अनाउंस किए रीजन या बगैर कोई नोटिस दिए हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। वो अपने पास ये राइट रखते हैं, कल को जो कस्टमर क्लाइंट जो है वो उनको एक्सप्लॉइट ना करे। भाई एक बंदा जो है कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट करके चले गया, अब उसने बैंक बोला 2 लाख रुपए तुमसे मिलूंगा 9 महीने में, और पहले महीने भी नहीं लिया, दूसरे महीने भी नहीं लिया, तीसरे महीने भी नहीं लिया, बैंक वॉज लाइक यार बेवकूफ तो नहीं बना रहा, ऐसे तो हर बंदा कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट तफरी में करके चले आएगा और हमारे पैसे तो फंसे रह जाएंगे। तो बैंक ने क्या किया, 4 महीने बाद टर्मिनेट कर दिया। अब उस बंदे की कोई इंटेंट नहीं थी भाई, अब वो 5 महीने के बाद लोन लेने के लिए आया, बैंक ने बोला निकलो यहाँ से। बोला क्यों? बोला हमने तुम्हारा एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। बोलेगा मैं 5 मिनट बाद लोन तो लेने आया हूँ। बोला हमें लगा कि तुम हमें चूना लगा रहे हो, हमने टर्मिनेट कर दिया। बोला मैं कोर्ट जाऊंगा। बोला तुमने एग्रीमेंट साइन किया, उसमें क्लॉज लिखा हुआ है कि बैंक जब भी चाहे तुम्हारा एग्रीमेंट कैंसिल कर सकती है। तो बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा क्लॉज रख देती है। इसका रीजन मैंने बता दिया कि अपने आप को बचाने के लिए कि कोई भी आके छोटा मोटा बंदा जो है परेशान कर सकता है। शिजा के लिए डिसएडवांटेज पॉइंट नंबर 2 बता दें। डिसएडवांटेज पॉइंट नंबर 2, सिंपल, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। पहले वाले में बैंक लोन में 10% था, दूसरे वाले में 12% है। 2% में प्रीमियम पे कर रहा हूँ एक सर्विस अक्वायर करने के लिए कि आगे जाके जब भी मैं चाहूँ लोन की एक और किस्त उठा लूं। सही है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर आपके पास आ रहा है ऑपरेटिंग लीज। यहाँ पे मैं आपको ऑपरेटिंग लीज नहीं, मैं आपको लीज पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऑपरेटिंग लीज नहीं, लीज पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ऑपरेटिंग लीज कब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको फाइनेंशियल लीज पढ़ाऊंगा। तो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज को साइड बाय साइड पढ़ लेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले बात करते हैं लीज की। सुनना, लीज एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान। लीज एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान। एक पार्टी जिसके पास एक फिक्स्ड एसेट मौजूद है और एक पार्टी जिसके पास फिक्स्ड एसेट मौजूद नहीं है लेकिन उसको उस फिक्स्ड एसेट को यूज करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। लीज एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान में, एक के पास फिक्स्ड एसेट मौजूद है और एक के पास फिक्स्ड एसेट मौजूद नहीं लेकिन उसको फिक्स्ड एसेट यूज करना है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पास। जिसको यूज करना है वो जाएगी दूसरी पार्टी के पास और कहेगी ये फिक्स्ड एसेट मुझे यूज करने के लिए दे दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और मैं उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको उसकी पेमेंट करता रहूंगा पीरियोडिक। दिस इज कॉल्ड लीज एग्रीमेंट। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझो। तुम्हारा एक बिजनेस है, तुम्हारा एक बिजनेस है और तुम बिजनेस चलाते हो। तुम एक प्लांट परचेज करना है, प्लांट क्या, जिसमें मशीन्स बनती है, जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, बड़ा प्लांट है। आपने मार्केट में मालूम किया 10 लाख रुपए का और उसकी लाइफ है 10 साल। आपने बोला 10 लाख का एसेट परचेज करना है, कंपनी का एसेट को परचेज करने के लिए बहुत सारे फाइनेंसिंग मेथड मौजूद होते हैं। तो आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाया। आपने कहा फाइनेंशियल मैनेजर बताओ कि मैं अपने कंपनी के एसेट को फाइनेंस कैसे करूं। तो फाइनेंशियल मैनेजर बोलेगा देखो कैश में तो परचेज नहीं कर सकते, लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सही है, शेयर्स पे परचेज नहीं करना, तुम्हारी ओनरशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, रिटेन अर्निंग हमारे पास मौजूद नहीं है। सही है, हम क्या कर सकते हैं कि बैंक से लोन लेके परचेज कर सकते हैं लेकिन मैं तुम्हें मना करूंगा कि तुम लोन लेके परचेज करो। तो बोलेगा करूं तो क्या करूं? बोला लीज कर लो। तो तुमने बोला कि लीज क्या होता है मुझे ये समझाओ। तुम्हारे जो फाइनेंशियल मैनेजर ने बताया कि भाई देखो लीज में तुम्हें जो एसेट अक्वायर करना है तुम उसको अक्वायर कर सकते हो उस टाइम पीरियड तक जब तक तुमने एसेट को यूज करना है। तो उसने बोला मुझे 10 साल यूज नहीं करना क्या? फाइनेंशियल मैनेजर बोला नहीं, 10 साल तुम्हें यूज नहीं करना। अगर तुम्हें परचेज करना होता तुम्हें तुम्हें कहता है इंस्टॉलमेंट सेल्स की तरफ चले जाओ, तुम इंस्टॉलमेंट में परचेज कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें 10 साल के लिए यूज ही नहीं करना है। बोला मुझे कितने साल के लिए यूज करना है? 5 साल के लिए। बोले 5 साल के बाद क्या होगा? बोले टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो मार्केट से नई मशीन उठा सकते हो। तो कोई पुरानी मशीन को अगर तुमने परचेज कर लिया तो 5 साल के बाद वो बेकार हो जाएगी। बोले बात तो सही है। तो बोला फिर मैं ऐसा कौन सा बंदा ढूंढूं जिसके पास ये एसेट मौजूद हो और वो क्या करे कि मुझे 5 साल के लिए लीज कर दे। ढूंढा, एक बंदा मिल गया, उसके पास ये एसेट मौजूद था। तुम गए उसके पास, तुमने उसको बोला कि भाई ये मुझे तुमसे लीज पे चाहिए। उसने बोला ठीक है कितने टाइम के लिए? तुमने बोला 5 साल के लिए। उसने बोला सही है मैं तुम्हें 5 साल के लिए लीज पे दे दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? तुमने बोला मैं तुम्हें रेंटल पे करूंगा। उसने बोला रेंटल में क्या होता है? तुमने बोला इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होती है और इंटरेस्ट की अमाउंट होती है। उसने बोला समझाओ मुझे। तुमने बोला इसकी लाइफ है 10 साल। उसने बोला हाँ। तुमने बोला इसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए। उसने बोला हाँ। तो बोला 10 लाख को जब मैं 10 साल से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1 लाख रुपए। यानी कि इसकी एक साल की जो लाइफ की जो वैल्यू, एक साल की जो वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए। मैं तुम्हें एक साल में 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, तुम्हें 1,20,000 रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, 20,000 रुपए मशीन यूज करने का इंटरेस्ट। तो मैं तुम्हें अगले 5 साल में 6 लाख रुपए दे दूंगा। 5 लाख रुपए मशीन के, 1 लाख रुपए तुम्हारे अपने कमाने के। बोलता सही है। तो जो तुम्हें एसेट दे रहा है वो कहलाएगा लीजिंग कंपनी या लेसोर, और तुम कहलाओगे लेसी। ये जो लेसोर और लेसी का जो एग्रीमेंट होता है लीज एग्रीमेंट कहलाता है। अब थोड़ा समझ आया?
तुम्हें यहां मैंने समझा दिया लीज एग्रीमेंट। अभी मैंने तुम्हें ऑपरेटिंग लीज नहीं समझाया। इंशाल्लाह मैं तुम्हें ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज समझाऊंगा तो समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम? लीज समझ आ गया तुम्हें? अच्छा, अब यहाँ पे जब ऑपरेटिंग लीज नहीं समझाया है मैंने तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी अभी मैं नहीं समझाऊंगा। हम आगे जाके इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेंगे जब मैं तुम्हें ऑपरेटिंग लीज समझा दूंगा। मैंने अभी तुम्हें अकाउंट्स पेबल समझाया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझा दिए। बैंक लोन समझाया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझा दिए। मैंने तुम्हें अभी कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट समझाया, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझा दिए। मैंने अभी तुम्हें लीज समझाया है, जब मैं तुम्हें ऑपरेटिंग लीज समझाऊंगा उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझा दूंगा। अब तुम्हारे पास अगला आ रहा है फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग कह लो या डिस्काउंटिंग और रिसीवेबल कह लो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो सेकंड लिक्विड एसेट होता है वो होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। सबसे लिक्विड क्या होता है? कैश और बैंक। फिर होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए नहीं है। अब तुमने बोला यार कि मेरे पास लिक्विड एसेट तो है ही नहीं, कैश तो नहीं है, तो मेरे पास सेकंड लिक्विड एसेट क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल। तुमने जाके चेक किया तो पता चला कि एक पार्टी से तुम्हें 3 लाख रुपए लेने। एक पार्टी से तुम्हें 3 लाख रुपए लेने। तुम उस पार्टी के पास गए, तुमने बोला भाई 3 लाख रुपए दो यार। बोले यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें 3 महीने बाद वापस कर दूंगा। तुम्हें 3 महीने बाद नहीं, मुझे तो अभी पैसों की जरूरत है। उसने बोला ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा, अभी नहीं है। तुमने बोला ये मुझे वादा लिख के दे दो ताकि मैं इस वादे को यूज कर लूँ। उसने तुम्हें प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया कि 3 महीने के बाद इस तारीख को, ये डेट बनती है 3 महीने के बाद, मैं तुम्हें इस तारीख को ये पैसे वापस कर दूंगा, 3 लाख रुपए। अगर मैं उससे एक दिन भी लेट हूं ना तो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करना 5% डेली। बड़ी बात है कि हर गुजरता दिन क्या होगा, 5% इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो पैसे देने के लिए सीरियस है, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं है। तुमने बोला ठीक है, तुमने मुझे प्रॉमिसरी नोट दे दिया, बॉन्ड पेपर पे उसने लिखवाया, दोनों की लिखत पढ़त साइन हो गई, डन हो गया। अभी प्रॉमिसरी नोट लेके गए तुम किसके पास? बैंक के पास। तुमने बोला बैंक देखो, ये प्रॉमिसरी नोट है, ये बंदा मुझे 3 महीने बाद पैसे वापस कर देगा, तुम ये प्रॉमिसरी नोट लो, तुम मुझे 3 लाख रुपए दे दो, तुम मुझसे जाके 3 लाख रुपए ले लेना। बैंक बोलेगा ठीक है, ये प्रॉमिसरी नोट मेरे लिए काफी है कि ये बंदा वादा कर रहा है कि तुम्हें पैसे दे देगा, मैं 3 महीने बाद इससे जाके पैसे ले लूंगा। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? मेरा तो कोई फायदा नहीं है कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे तो 3 महीने बाद मैं उससे जाके पैसे ले लूं, तो ये 3 महीने जो मेरे पास कैश नहीं है तो मेरा नुकसान है। तो तुमने बोला बैंक को क्या चाहते हो? तो बैंक ने बोला ठीक है, मैं तुमसे अकाउंट्स रिसीवेबल या नोट्स रिसीवेबल परचेज करूंगा, लेकिन डिस्काउंट पे। उसने कितना डिस्काउंट पे? बोला मैं तुमसे 20% डिस्काउंट पे परचेज करूंगा। आपने बोला 20% ये काटेगा तो 60,000 रुपए तो इसके चले जाएंगे, तो ये मुझे देगा 2,40,000 रुपए। आपने बोला 10,000 रुपए कहने के से अरेंज कर लूंगा, पैसों की अशद जरूरत है। आपने बोला भाई जा जी ले अपनी जिंदगी। उसने तुम्हें 2,40,000 रुपए दिए, तुमने उसको प्रॉमिसरी नोट पकड़ा दिया, वो 3 महीने के बाद जाके अपनी पेमेंट रिसीव कर लेगा। वो उसकी मर्जी है, प्यार मोहब्बत से डंडे मार के लिए वो पैसे निकाल लेगा। बैंक इस चीज में एक्सपर्टीज रखता है वो, ठीक है, यू नेवर नो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने अपने तुम्हें पैसे दे दिए, तुम्हारे पास पैसे आ गए, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। और जो बंदा तुम्हें डिस्काउंट करके देता है वो कहलाता है फैक्टर, तो उसको कहलाता है फैक्टोरिंग। अब तुम यहाँ पे मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो, सर ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे शॉर्ट टर्म में पैसे की नीड आई और मैंने पैसे हासिल कर लिए, सही है सर, ये डेट फाइनेंस कैसे हुआ? ये डेट फाइनेंस तो नहीं हुआ। इस सिचुएशन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं तो मैं कहानी समझ आ जाएगी। मैं गया था बैंक के पास प्रॉमिसरी नोट लेकर। बैंक ने बोला ठीक है बेहतरीन, तुम्हारे पास प्रॉमिसरी नोट मौजूद है, सही है, लेकिन इस प्रॉमिसरी नोट का मैं कुछ ख्वारी वारी नहीं करूंगा, ये प्रॉमिसरी नोट तुम अपने पास रखो। मैं तुम्हें क्या करता हूं कि 2,40,000 रुपए दे देता हूं, ठीक है, 3 महीने के बाद तुम उसके पास जाओ और 3 महीने के बाद 3 लाख रुपए से तुम लो और लाके मुझे दे दो। अब तुम उससे ले पाते हो तो ले लो, अगर तुम उससे नहीं ले पाते तो तुम कुछ भी करके 3 लाख रुपए मुझे 3 महीने के बाद लाके दे देना, सही है। तो फ्यूचर में पेमेंट ऑब्लिगेशन बन गई। अभी तुमने 2,40,000 रुपए लिए, तुम्हारी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी, सोर्स ऑफ फाइनेंस तुम्हें मिल गया शॉर्ट टर्म, लेकिन पेमेंट ऑब्लिगेशन कब बन रही है? 3 महीने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्काउंटिंग। उसने तुम्हारे प्रॉमिसरी नोट को डिस्काउंट करके दिया है, लेकिन क्या क्या है, बोला पेमेंट मैं रिसीव नहीं करूंगा, तुम रिसीव कर लेना। तो जब पेमेंट रिसीव करूंगा तो अगला काम क्या होगा? किसी को दूंगा। तो फ्यूचर में पेमेंट ऑब्लिगेशन बन रही है, दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग डिस्काउंटिंग। बीच में फैक्टर कौन है? बैंक। समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम? फैक्टरिंग का एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज लिखा हुआ है। एडवांटेज क्या है? क्विकेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। यही तो मैंने बताया था, कैश के बाद सेकंड लिक्विड एसेट कौन सा होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल।
तो क्विकेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बाकी सब शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में सबसे क्विकेस्ट कौन सा ये। और दूसरा कि इसमें आपको जो इंटरेस्ट की अमाउंट या डिस्काउंटिंग की अमाउंट सबसे ज्यादा पड़ती है। 20% तो मैंने अपने एग्जाम्पल में कहा है, 30-30 40-40% डिस्काउंटिंग होती है। तो इसमें एक्सपेंस सबसे महंगा सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने फैक्टोरिंग भी पढ़ लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, जोहा कह रही है लीज को रेंटल एग्रीमेंट बोल सकते हैं। देखो लीज, रेंटल एग्रीमेंट, इंस्टॉलमेंट परचेज और हायर हायर परचेज एग्रीमेंट, ये सब मोर और लेस एक जैसी कॉन्सेप्ट है। इसमें इसमें कंफ्यूज नहीं हो भाई। देखो एक चीज मैंने परचेज की, तो उस चीज की परचेज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं कि पीरियोडिक पेमेंट कर रहा हूं। सही है, जाहिर सी बात है मैं फ्यूचर में पेमेंट कर रहा हूं तो मैं पेमेंट को थोड़ा सा ऊपर करके करूंगा, यानी कि थोड़ा सा मैं उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट वगैरह लगा के करूंगा। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उस पेमेंट को एंड तक कर दूं, एंड तक कर दूं, पूरी मशीन परचेज कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, हायर परचेज एग्रीमेंट हो जाएगा या इंस्टॉलमेंट सेल्स हो जाएगा। और अगर मैं उसको थोड़े टाइम के लिए परचेज करूं और वापस कर दूं, या के पास रेंटल एग्रीमेंट हो जाएगा या के पास लीज हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में एक जैसे ही हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करें, बस समझ ले कि हाँ ये वही है। अगर मैं ये कह दूं वही है तो उसका मतलब वही नहीं है, उसके जैसा ही। ठीक है, वरना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाता है सर। सही जो, आई होप सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाउस रेंट लीज की एग्जांपल हुई। ये जो हाउस रेंट्स होते हैं या जो हम घर परचेज करते हैं, ये सब लीज की एग्जांपल है। सर घर परचेज करते लीज की एग्जांपल है। आपको पता है घर की लीज कितने साल की होती है? 99 साल। 99 साल के बाद घर आपका घर नहीं रहता है, ये बता आपको? 99 साल जीता कौन है? 99 साल पुरानी बिल्डिंग ऐसी होगी गिरने वाली होगी, या उसको जो है ना वो मिल गया होगा, ऑब्जेक्शन लग जाता है ना कि अब उसको डिमोलिश करना है, तो 99 साल होती है उसकी लीज। तो वो बिल्डिंगों की लीज जो है ना, यही लीज होती है, लेकिन उनमें थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग और जमीन आ जाती है उसके अंदर। तो खैर वो इतना हमको इतना टॉपिक डिटेल में जाना नहीं है। अगर आपको सच में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इंशाल्लाह FAR 2 में आप पूरा लीज पढ़ोगे। उसमें लीज इतना पढ़ोगे ना तो आप लोग खुदा के लिए बस, यहाँ तो छोटा नन्ना काका सा लीज है, जितना समझ आ गया उतना काफी है। सर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उन सब की डिस्काउंटिंग हो सकती है। इन सब की डिस्काउंटिंग हो सकती है। इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते नहीं है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या, इसको भी डिस्काउंट करा सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने मुझे कहा मैं तुम्हें 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा, उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट मेच्योरिटी आती 6 महीने के बाद है। मैंने बोला इतना मुझसे बर्दाश्त ना होगा, मैंने बैंक को बोला बिल है, ये मुझे क्या करो कि इसकी पेमेंट कर दो। बैंक बोलेगा कि भाई ये पेमेंट तो मुझे 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद मिल रही है, तो बैंक बोलेगा मैं इसको डिस्काउंट करके दूंगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को भी डिस्काउंट कर सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट को भी डिस्काउंट कर सकते हैं। बैंक ने बोला कि भाई तुमने बोल दिया ना कि तुम्हें पेमेंट करेगा, सही है, अब मैं पेमेंट निकलवा लूंगा, तुम मुझसे पेमेंट ले जाओ। तो वो अगर चाहे तो अकाउंट रिसीवेबल को भी डिस्काउंट कर देगा, उसको प्रॉमिसरी नोट में कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्पस था तुम्हें आइडिया समझाना, आइडिया समझ आ गया। मैं अपने अकाउंट रिसीवेबल को, अपने नोट्स रिसीवेबल को, अपने बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करा सकता हूं। अभी पेमेंट पकड़ सकता हूं, बाद में वो पेमेंट लेता रहेगा। सही है। जोआगिर सर लेसोर वो जो एसेट देता है लीज पर और लेसी जो एसेट यूज करता है, बिल्कुल। जोहा अमजद बिल्कुल सही कहा। अच्छा, लेसोर की स्पेलिंग होती है LESSOR, LESSOR, लेसोर। सही है। और लेसी की जो स्पेलिंग होती है LESSEE। सही है, तो लेसोर और लेसी बिल्कुल सही कहा जोहा आपने, कि लेसोर वो होता है जो एसेट लीज पे देता है, और लेसी जो होता है एसेट लीज पे अक्वायर करता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सुहेब काजमी कह रहे हैं कि सर डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल को बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने कह दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक टाइप हो सकती है डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल की। सर फैक्टोरिंग में डिस्काउंट दिया, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लगा ना इंटरेस्ट, ये डिस्काउंट इंटरेस्ट तो है। मैं एक बंदे को कहूँ सुनना कि मुझसे तुम मुझे मुझसे तुम 3 लाख रुपए ले लो और मुझे 60,000 रुपए वापस कर दो, एक तरीका ये है। एक बंदा ये कहे कि तुम मुझसे 2,40,000 रुपए ले लो और बाद में मुझे 3 लाख रुपए वापस कर देना, बात तो वही है ना। एक होता है मार्कअप, एक होता है मार्जिन। तो मार्कअप मार्जिन वाली बात है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। सही है, 3 लाख से नीचे जो हिस्सा है वो मेरा, और 3 लाख से ऊपर जो हिस्सा है वो मेरा, मार्कअप मार्जिन वाली बात है, तो इतना इसको सोचो नहीं। अब्दुल नाफिक सर पहले सिनेरियो सही एग्जांपल नहीं क्या डिस्काउंट की, क्योंकि उसमें फ्यूचर में पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं बन रही। मैं बता रहा हूँ कि पहले एग्जांपल भी सही है, दूसरी एग्जांपल भी सही है। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले एग्जांपल में एक्सप्लिसिटली पेमेंट एप्लीकेशन नजर नहीं आ रही होती है, इसलिए मैंने कहा कि बैंक कह देगा भाई तुम पेमेंट लाके दे दो,
तो मेरे हाथ से पेमेंट जा रही है, इसलिए जो पहले एग्जाम्पल मैंने दूसरे एग्जाम्पल में कन्वर्ट की थी। इकरा फातिमा कह रही है लेसर अलाउज द लेसी टू यूज एसेट फॉर पर्टिकुलर एसेट, फॉर पर्टिकुलर टाइम लिखा होगा शायद। सही है इकरा, बिल्कुल सही बात है। तुम लोगों को अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो मैं सिर्फ तुम लोगों को शॉर्ट टर्म फाइनेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कराता हूं, फिर हम अपनी BWCS की क्लास में चले जाएंगे। 5 मिनट के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। कल की क्लास में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ चले जाएंगे। सही है। एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, नंबर 1 कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की अमाउंट कम पे करनी पड़ती है। इसको मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस से कंपेयर करता हूँ। आपने 1 लाख का लोन लिया 10% इंटरेस्ट के साथ, 1 साल में आपको वापस करना है। आपने जब 1 साल के अंदर अंदर वो लोन वापस किया तो 1 लाख रुपए आपने लोन के वापस किए होंगे, इंटरेस्ट आपका 10% के हिसाब से 10,000 बन रहा है। आपने 10,000 रुपए इंटरेस्ट के अमाउंट वापस कर दिया। आपने कितने वापस किए? 1,10,000 रुपए। तो आपने जो इंटरेस्ट की अमाउंट पे की वो 10,000 रुपए की पे की, वो कम है। आपने एक लोन लिया 3 साल के लिए और आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो पे करना है 8%। सही है। आपने पहले साल कितना इंटरेस्ट पे किया? 8,000 रुपए। दूसरे साल 8,000, तीसरे साल 8,000, कितने हो गए? 24,000 रुपए। 8,000 10,000 रुपए से ज्यादा होते हैं। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखा जाए तो हमने जो फ्यूचर पढ़े वो शॉर्ट रन के ही थे, तो उसमें आए कुछ में। क्या चीज? हाँ हाँ, तो वही वो इसी पे अभी जिसके डिसएडवांटेज पे आऊंगा ना उस पे आऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी जो तुम्हारी बात है मैं समझ गया, उस पे आऊंगा, ठीक है। वो डिसएडवांटेज में लिखा हुआ। तभी मैंने एग्जाम्पल में क्या था कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में इंटरेस्ट कितना था? 10%। लॉन्ग टर्म में कितना था? 8%। परसेंटेज कम है लेकिन उस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि अमाउंट बढ़ रही है। 8 8 के 2 भी कर लेंगे तो 16 बन जाएंगे, 8 8 के 3 कर लेंगे तो 24 बन जाएंगे। 10 का 1 भी होगा तो वो 10 कहलाएगा। तो 16 10 से ज्यादा है, 24 10 से ज्यादा है। ठीक हो गया। डिसबर्स क्विकली, डिसबर्स का मतलब होता है खत्म हो जाना। एडवांटेज है, मैंने लोन लिया 1 साल का, 1 साल में मैंने उस लोन को यूज किया, यूज करने के बाद जो भी फायदा उठाया उठाया, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ही मैंने प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी, इंटरेस्ट की अमाउंट वापस कर दी। अब मैं उस चीज से बिल्कुल मुक्त हो चुका हूं और बरी हो चुका हूं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। छोटी चीज है, छोटे अमाउंट के लिए ली थी, छोटे टाइम के लिए ली थी और छोटे टाइम में वापस भी कर दी, मुझे बर्डन भी फील नहीं हुआ, तो जल्दी से डिसबर्स हो गई। देखो द रिस्क इन्वॉल्व इन डिफॉल्टिंग ऑफ द लोन पेमेंट इज लेसर। क्यों? एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि उनकी जो मेच्योरिटी डेट होती है बहुत ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट इट टेक्स लेसर टाइम टू गेट सैंक्शन द शॉर्ट टर्म लोन एज द मेच्योरिटी डेट विल बी शॉर्टर। और ये जल्दी जल्दी क्या होता है, सैंक्शन भी हो जाता है और जल्दी जल्दी ये डिसबर्स भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। तो लोग सैंक्शन नहीं करते लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि इतना बड़ा लोन दे रहे हैं तो वापस कर पाए नहीं कर पाए, तो वो सैंक्शन मतलब देते नहीं। तो एक ये मसला आ जाता है इसमें, क्या तो छोटी अमाउंट होती है, जल्दी से बैंक सैंक्शन भी कर देता है और जो बंदा है उसको वापस भी कर देता है, तो वो वाली बात आ जाती है। ठीक है। लास्ट में लिखा है लेस डॉक्यूमेंटेशन। अगेन वही वाली बात है, छोटा लोन है, छोटी अमाउंट है, छोटा टाइम है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी कम होगी। बड़ा लोन है, बड़े टाइम के लिए है, बड़ी अमाउंट है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होगी। एडवांटेजेस समझ आ गए शॉर्ट टर्म फाइनेंस के? कोई प्रॉब्लम? मैंने जोहा कल की रिकॉर्डिंग कल ही अपलोड कर दी थी और मैंने ग्रुप में भी भेज दी है। यार अगर तुम लोग वो स्टूडेंट सपोर्ट वाले ग्रुप में नहीं हो ना तो मैं भी तुम्हें लिंक भेज देता हूँ, वो ज्वाइन कर लेना प्लीज। ठीक है। हाँ हाँ, मैं भी सेंड कर देता हूँ, बस ये क्लास का आखिरी टॉपिक पढ़ा दो, मैं सेंड कर देता हूँ। मैं मुझे वही तो होता है कि मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, उसके बाद भी बच्चे ज्वाइन नहीं करते। अब मुझे क्या करना पड़ता है, 10 ग्रुप में जाके जो लेक्चर्स भेजने पड़ते हैं। अब उसमें कोई मिस हो जाए, बेचारा बच्चा कहता है वो सर लेक्चर नहीं मिले, तो मैं इंशाल्लाह एक ही ग्रुप होगा ना उसमें सबको मैं एक साथ भेज दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। एक आपके पास है स्मॉलर साइज ऑफ फैसिलिटी एंड इंस्टॉलमेंट। देखो डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, पहली फैसिलिटी क्या है, लोन की अमाउंट वही कम है। दूसरा कि जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको कम मिल रही है। क्यों इंस्टॉलमेंट कम मिल रही है? भाई एक बंदा अगर 3 साल की लोन ले रहा है तो अगर वो एनुअल इंटरेस्ट भी पे करता है तो 3 इंस्टॉलमेंट जाएगी, सेमी एनुअली कर ले तो 6 इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, क्वार्टरली कर ले तो उसके पास 12 इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। सही है। सिमिलरली अगर एक बंदा 1 साल का लोन ले रहा है, सही है, या 6 महीने का लोन ले रहा है, तो उसको ज्यादा क्या होगा, सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 महीने का, या वो क्या करेगा कि 1 साल का लोन पे, सॉरी क्वार्टरली लोन पे करेगा कि एक इंस्टॉलमेंट 3 महीने के बाद कर ली, एक इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद कर ली। सही है। तो उसके साथ क्या क्या इंस्टॉलमेंट करेगा। सही है। और फैसिलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो बैंक्स आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है ना, इन सेंस के कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, कोई फलां कर दी,
वो भी बहुत माइनर होती, ना होने के बराबर होती। बैंक बोलती तू मुझे इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है कि मैं तुझे ज्यादा फैसिलिटेट करूं, सही है। लास्ट में लिखा हुआ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया कि जितना शॉर्ट टर्म लोन होगा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उतना बढ़ जाएगा, जितना लॉन्ग टर्म लोन होगा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उतना कम हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल कि तुम्हारा एक दोस्त है, उसने कल कहा बिरयानी खिला, तो तुमने बोला कि भाई मैं बिरयानी नहीं खिलाऊंगा, तो मेरी बिरयानी खा जाता है। तुमने बोला एक बाइट खा ले, उसने बोला एक बाइट है, शॉर्ट टर्म लोन है। बड़ा चमचा मारता है और क्या करता है, पूरी सबसे बड़ी बोटी वो खा जाता है। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक बोलता है एक साथ झाड़ू लगानी है तो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर लो। वहां पे ये कि निवाले निवाले खाने, तो एक इंटरेस्ट एक साल में ले लेंगे, दूसरा इंटरेस्ट दूसरे साल में ले लेंगे, तीसरा इंटरेस्ट तीसरे साल में ले लेंगे, तो वहां पे इंटरेस्ट की परसेंटेज वो कम कर लेते हैं, वो बाइट्स छोटे कर लेते हैं। तो ये वाला लॉ है यहाँ पे, ठीक है। डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है कि एक लोन से निकलने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ जाता है, क्योंकि एक साल यूं खत्म हो जाते हैं। एक बंदे ने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट पे करना था। तो साल के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 10,000 रुपए। टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा वो, 1,10,000 रुपए। उसने बोला यार मैंने अभी तो लोन लिया था, साल खत्म हो गया, ना मेरे पास लोन है ना इंटरेस्ट है। तो बैंक ने बोला ठीक है एक काम करो, इस लोन को पे ऑफ करने के लिए एक और लोन ले लो। उसने क्या किया कि 1,10,000 रुपए का लोन ले लिया। अब 1,10,000 रुपए का लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट कितना पे करेगा, 11,000 रुपए। अब दूसरा साल भी खत्म हो गया, इसका लोन यूटिलाइज नहीं हुआ। अब बोल रहा है कि यार मुझे तो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है लोन पे करने के लिए। तो उसने बोला ठीक है कि 1,10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, 11,000 रुपए आपके पास वो है, तो 1,21,000 रुपए का पे करने के लिए तुम लोन ले लो। इसने लमसम में 1,25,000 रुपए का लोन ले लिया। 1,25,000 रुपए का लोन लिया, एक साल फिर खत्म हो गया, इसके पास पैसे वापस करने के लिए नहीं है, तो 1,25,000 रुपए प्रिंसिपल और 12,500 रुपए इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अब उसको वापस करने पड़ेंगे तकरीबन कोई 37,500 पे करने पड़ेंगे। अब इसने बोला ये तो मेरे पास है नहीं, तो बोले एक काम करो कि उसको पे करने के लिए तुम 1,40,000 का लोन ले लो। उसने 1,40,000 का लोन लिया, एक साल फिर खत्म हो गया। अब 1,40,000 रुपए उसके पास हो जाएंगे कितने कि, सॉरी, हाँ 14,000, तो उसके कितने हो जाएंगे, 1,54,000 रुपीज हो जाएंगे। उसने फिर क्या, अगली बार 1,60,000 का लोन ले लिया, करते 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 वो पहुंच गया 2,250 पे। अब बोले ठीक है इस लोन को पे करने के लिए मैं एक और लोन लेता हूँ। बैंक बोलेगा सॉरी, बोलेगा क्यों, बोले हमारी पॉलिसी है कि सोल प्रोप्राइटर को हम 2,20,000 रुपए का लोन नहीं देते। बोले ये तो तुमने मुझे बताया नहीं था, बोले यही तो गेम था, अब तुझे हम बड़ा दसेंगे। तो जो तुमने कोलेटरल लगवाया था ना 3 लाख रुपए का वो हमने जब्त कर लिया है, क्योंकि जो अमाउंट बनती है, तुमने हमें 2.5 लाख रुपए वापस करनी थी, लेकिन 2.5 लाख तुमने हमें वापस नहीं कर सकते, 2.5 लाख वहां से निकाल लिया, बाकी जो खर्चा वर्चा किया उसको बेचने बाचने में, उसमें 20,000 रुपए हमने ले लिए, लो 30,000 रुपए निकले यहाँ से। तो ये होता है डेट ट्रैप। एक डेट के ट्रैप में, एक साइकिल में तुम फंस जाते हो। एसेट लायबिलिटी मिसमैच। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का जिक्र किया। 2008 में यूएस में क्या हुआ था, जो कि गलत हुआ था। हमेशा याद रखना कि शॉर्ट टर्म एसेट को फाइनेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट को फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के लॉन्ग टर्म एसेट को फाइनेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं, फंस जाते हैं। ये क्राइसिस हुए थे 2008 में। क्या क्राइसिस हुए थे कि बैंक्स ने सोचा, एक खुराफाती आइडिया निकाला कि लोगों को हम हाउसिंग लोन देते, यानी कि एक लॉन्ग टर्म एसेट को फाइनेंस करने के लिए। ट्विस्ट क्या था, हम उनको शॉर्ट टर्म लोन देंगे। तो शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हो लॉन्ग टर्म एसेट को फाइनेंस करने के लिए। जब लोगों को पता चला है हाउस बनाने के लिए हमें लोन दे रहे हैं, लोग पहुंचे, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। उन्होंने सोचा कि 100 लोग आएंगे, 100 लोगों को लोन देंगे, मजा आएगा, फिर उन लोगों से पैसे रिकवर करेंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा 100 लोग नहीं, बल्कि लोग तो और ज्यादा आना शुरू, हजारों लोग आ गए। इन्होंने हमारे पास जितने भी पैसे थे हमने लोन दे दिए, अब आगे के भी लोग जा रहे हैं, उनको भी फैसिलिटेट करना है। उन्होंने और बैंक से लोन पकड़े, उन बैंक से लोन लेके उन्होंने बोला कि इनके पैसे आएंगे हम उन बैंक को दे देंगे। उन्होंने क्या किया, इनको भी लोन दे दिए, फिर और लोग आए। तो जो पिछला वाला बैंक था उनसे लोन लिया, तो उन्होंने हमारे पास भी खत्म हो गया, उन्होंने उनसे लोन ले लो। तो ऐसे एक बैंक दूसरे बैंक से, दूसरा बैंक तीसरे बैंक से, ऐसे करते करते आपके पास पूरा ट्री बन गया। जब लोन वापस करने की बारी आई, कोई बंदा जो ना हाउसिंग स्कीम पे पैसे लगाने की जगह उसने बोला कि एक काम करता हूँ, जुआ खेलता हूँ, इस जुए से पैसे को डबल करूंगा, एक से घर बनाऊंगा, एक के पैसे वापस कर दूंगा, जुए में पैसे गए। एक बंदे ने बोला कि यार मैं तो यूएस में रहता हूँ, मेरी तो दारू वारू चलती है तो उसने बोला कि थोड़े से पी पाता हूँ, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है, उसमें सारे पैसे खर्च हो गए। एक बंदा उसने बोला कि थोड़ा ट्रिप ट्रिप मार के आता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सारे लोगों ने पैसे डुबा दिए, वो सब बैंकरप्ट हो गए। अब कोई पैसे नहीं रिसीव कर सकते, ये बैंक बैंकरप्ट हो गया। ये पैसे नहीं दे सकता, वो सारे बैंक बैंकरप्ट हो गए। बैंक में किसका पैसा होता है, इंडिविजुअल्स का और बिजनेसेस का। उनके पैसे भी बढ़ गए,
वो सब बैंक करप्ट हो गए, ये पूरी दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस आ गए थे सिवाय एक मुल्क के, पाकिस्तान। मतलब एक नहीं, बहुत सारे मुल्क थे उसमें, तो पाकिस्तान भी एक था। पाकिस्तान का भी अजीब सीन है। वैसे हर मसले मसाइल में होता है, लेकिन जहां दुनिया में मसले मसाइल होते हैं वहां चिल मार रहा होता है। तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच, समझ आ गया? तो यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंस पढ़ लिया है, उम्मीद है आपको सारे के सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस समझ आ गए होंगे। तो मैंने ऑपरेटिंग लीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं समझाए हैं, ठीक है। अच्छा, शफीक बलोच के सर लगता है आपको भूख ज्यादा लगी है, इसलिए आप बिरयानी की एग्जांपल दे रहे हैं। कसम खुदा की, मैंने सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, मुझे बहुत भूख लग रही है, और अभी मैं एक क्लास से फ्री और तुम्हारी क्लास में आ गया हूँ मैं। अब्दुल राफे कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट को लॉन्ग टर्म फाइनेंस से क्या मुराद है? देखो, लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब है कि मुझे घर बनाना है, और घर बनाने में ही कम से कम, घर बनाने में आपको 1.5-2 साल लगते हैं अगर आप उसको स्टैब्लिश करो। और घर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने बताया ना, जिसका उसकी लीज 99 साल की होती है। तो हर तरीके से वो लॉन्ग टर्म एसेट है। तो अगर एक बंदा घर बना रहा है तो उसके लिए जो लोन लेगा, वो लोन कम से कम 5-6 साल का तो लेगा। अब वो 5-6 साल तक इंटरेस्ट भी पे करता रहेगा, 5-6 साल में वो जो बड़ी सी जाइंट अमाउंट है वो भी जमा करके वापस कर देगा। तो लॉन्ग टर्म एसेट को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ क्या किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है। और शॉर्ट टर्म एसेट को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के साथ फाइनेंस किया जाता है। सही है। चले, मैं यहाँ पे क्लास फॉलो अप कर रहा हूँ। हम ये क्लास जैसे ही एंड करेंगे फौरन से हम क्या करते हैं कि BWCS में मिलते हैं। बच्चों, काइंडली यार तुम लोग जरा मैसेज चला दो हर जगह के, यार वो क्लास ज्वाइन कर ले अगले 2 मिनट में, ठीक है? और मैं तुम लोगों को अपने जो क्लास का लिंक वहीं पे भेज देता हूँ, ठीक है? मिलते हैं अभी 2 मिनट में वहां पे। नहीं नहीं, अभी कुछ खाने को मिलेगा, अभी नहीं, टेंशन नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह 2 मिनट में वहां पे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।